थ्योरम नंबर 4.6, एक ही क्षेत्र F पर दो परिमित विमीय सदिश समष्टियाँ V तथा V डैश तुल्यकारी हैं यदि और केवल यदि उनकी विमाएँ समान हों, अर्थात V is isomorphic to V dash if and only if dimension of V equals to dimension of V dash। यहाँ हमें यह प्रूफ करना है कि अगर V डैश के तुल्यकारी है तो उनकी डायमेंशन सेम होंगी, और ऑपोजिट पार्ट डायमेंशन अगर सेम है तो वो दोनों सदिश समष्टियाँ तुल्यकारी हैं। तो इसके लिए माना V तुल्यकारी है V डैश के, अर्थात एक फलन परिभाषित होगा जो V से V डैश में डिफाइंड होगा, जिसमें अगर अल्फा V का एलिमेंट है तो f ऑफ अल्फा जो बनेगा वो V डैश का एलिमेंट बनेगा। तुल्यकारिता का संबंध है, इसका मतलब समाकारी भी है, अकेकी भी है और आच्छादक भी है। ये तीनों कंडीशंस को वेरीफाई करता है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ V वो इक्वल है डायमेंशन ऑफ V डैश के, यानी V और V डैश के आधार में अवयवों की संख्या समान है। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए माना डायमेंशन ऑफ V बराबर n, अर्थात B एक समुच्चय ले लेते हैं जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक अवयव हैं जो V का आधार है। हम ये लेट करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि V का जो आधार है वो B है। इसके सापेक्ष अगर f को परिभाषित करें, क्योंकि f अकेकी और आच्छादक है, अगर f अकेकी और आच्छादक है तो इसका मतलब इस एक अवयव का जो संबंध होगा वो केवल एक अवयव से ही होगा। अगर एक अवयव से होगा तो इसका इमेज जो है, मान लेते हैं B डैश में डिफाइंड होती हैं, वो f ऑफ अल्फा 1 कोमा f ऑफ अल्फा 2 कोमा अप टू f ऑफ अल्फा n के रूप में बनती हैं। इसमें n अवयव हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ये V डैश का आधार होगा। क्या प्रदर्शित करना है हमें? ये जो B डैश है वो V डैश का आधार है। अगर B डैश V डैश का आधार हो जाएगा तो इसके डायमेंशन में भी हमारे पास n अवयव आ जाएंगे, आधार में n अवयव होने के कारण। आधार सिद्ध करने की कंडीशन क्या थी? सबसे पहली कंडीशन हमें प्रूफ करना है कि B डैश लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे प्रूफ करते हैं? कोई भी एक वैल्यू a1 f ऑफ अल्फा 1, a2 f ऑफ अल्फा 2 अप टू an f ऑफ अल्फा n बराबर लेके चलेंगे 0 डैश। यहाँ 0 डैश इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि 0 डैश V डैश का शून्य अवयव है, 0 V का शून्य अवयव होगा। दोनों में डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए 0 डैश लेके चल रहे हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि a1 a2 an भी 0 है तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर a1 a2 an में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रूफ करने के लिए ये रैखिक रूपांतरण है, समाकारिता है, और अगर रैखिक रूपांतरण है तो रैखिक रूपांतरण की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। रैखिक रूपांतरण की कंडीशन क्या थी? f ऑफ a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n का जो मान होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे हमने इनको कंबाइंड किया है। a1 f ऑफ अल्फा 1 को हमने f ऑफ a1 अल्फा 1, a2 f ऑफ अल्फा 2 को हमने a2 अल्फा 2 के रूप में लगातार रिप्रेजेंट किया है। रैखिक रूपांतरण की ये शर्त थी हमारे पास कि f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा जो होता है वो इक्वल होता है a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा के। इसी कंडीशन को अप्लाई किया रिवर्स पार्ट में। कोई डाउट इसमें? अगर ये 0 डैश के इक्वल है और f अकेकी है, अकेकी का मतलब सिर्फ एक का रिलेशन एक से बनेगा, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि 0 का रिलेशन 0 डैश से बनता है और किसी का रिलेशन बनता नहीं। और का अगर होंगे तो वो कर्नल ऑफ f के अवयव होंगे, लेकिन यहाँ f अकेकी है। f अकेकी है तो सिर्फ 0 का ही संबंध 0 डैश से हो सकता है और किसी का नहीं बन सकता। अर्थात f अकेकी है, अतः केवल f ऑफ 0 बराबर 0 डैश होगा। अगर केवल f ऑफ 0 बराबर 0 डैश है तो a1 अल्फा 1 से लेकर an अल्फा n तक का जो मान होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के।
ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, बी वी का आधार है। अगर वी का आधार है तो बी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अगर बी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे सारे के सारे जीरो आएंगे। तो यहाँ पे कहेंगे यह बी के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, बी लीनियर इंडिपेंडेंट है, अतः A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर अप टू AN बराबर 0। और अगर A1 A2 A3 से लेकर AN तक के सभी मान 0 आ जाएं तो इसका अर्थ ये होगा कि B डैश जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, अतः B डैश लीनियर इंडिपेंडेंट है। उसके बाद में करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है बी डैश को हमें प्रूफ करना है कि यानी बी डैश के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास वी डैश के अवयवों को व्यक्त करता है, ये सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि एल ऑफ बी डैश जो है वो वी डैश को व्यक्त करता है या वी डैश के इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए, क्योंकि बी डैश जो है वो सबसेट है, बी डैश किसका सबसेट है? वी डैश का। तो एल ऑफ बी डैश जो होगा वो सबसेट बनेगा वी डैश का, क्योंकि वी डैश जो है वो उपसमष्टि है, समष्टि है, सदिश समष्टि है। और अगर सदिश समष्टि है तो सदिश समष्टि में योग और गुणा के सापेक्ष संवर्तता का नियम लागू होता है। और योग और गुणा के सापेक्ष अगर संवर्तता का नियम लागू होता है तो एल ऑफ बी डैश के जो भी अवयव आएंगे वो सारे के सारे वी डैश में होंगे। एल ऑफ बी डैश ऑलवेज सबसेट होगा किसका? वी डैश का, अगर वो सदिश समष्टि है तो। हमें इसका रिवर्स और प्रूफ करना है यानी वी डैश को सबसेट प्रूफ करना है एल ऑफ बी डैश का। वी डैश को एल ऑफ बी डैश का सबसेट प्रूफ करने के लिए हम सबसेट की एक ही कंडीशन लेके चलते हैं। जिसको सबसेट प्रूफ करना होता है उसका एक एलिमेंट लेके चलते हैं, वो दूसरे सबसेट में बिलोंग करता है तो सबसेट बन जाएगा, अगर नहीं करता तो वो सबसेट नहीं है। तो मान लेते हैं, माना, पहले इतना नोट करो उसके बाद में आगे करवाता हूँ। आगे पार्ट प्रूफ कर रहे हैं इसमें एल ऑफ बी डैश जो है वो सबसेट है वी डैश का। हम वी डैश को एल ऑफ बी डैश का सबसेट प्रूफ करेंगे। एल ऑफ वी डैश को बी डैश का, यानी वी डैश को एल ऑफ बी डैश का सबसेट प्रूफ करने के लिए एक एलिमेंट लेके चलते हैं। माना अल्फा डैश बिलोंग्स टू वी डैश। एफ अकेकी और आच्छादक है, इसका मतलब अल्फा डैश का प्री इमेज जरूर होगी, कोई ना कोई एक ऐसा अवयव जरूर होगा जो अल्फा डैश को व्यक्त करता है। तो माना एफ ऑफ अल्फा जो है वो इक्वल है किसके? अल्फा डैश के। यहाँ अल्फा किसका एलिमेंट है और वी का आधार क्या था? बी है, जो बेस है वो वी का बी हम लेट करके चल रहे हैं। इसका मतलब वी के सभी अवयवों को बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात अल्फा को भी हम लिख सकते हैं b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 अप टू bn अल्फा n के रूप में लिखा जा सकता है। इस स्थिति में b1 अल्फा 1 अप टू bn अल्फा n बराबर होगा किसके? अल्फा डैश के। इसको और सोल्व करें क्योंकि f रैखिक रूपांतरण है और रैखिक रूपांतरण की शर्त के अनुसार इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। यानी b1 f ऑफ अल्फा 1 प्लस b2 f ऑफ अल्फा 2 अप टू bn f ऑफ अल्फा n बराबर क्या आ जाएगा? अल्फा डैश के। ये जो है वो बी डैश के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी वी डैश का अवयव लिया था हमने और उस वी डैश के अवयव को बी डैश के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात अल्फा डैश जो होगा वो बिलोंग करेगा एल ऑफ बी डैश से। अगर एल ऑफ बी डैश लेके हम किसका एलिमेंट चले थे? वी डैश का। प्रूफ किसका कर रहे हैं? एल ऑफ बी डैश का। इसका मतलब एल ऑफ बी डैश इज सबसेट, वी डैश इज सबसेट ऑफ एल ऑफ बी डैश। यहाँ कह रहे थे कि ये इसका सबसेट है, इसमें ऑपोजिट पार्ट कह रहे हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम कह सकते हैं कि एल ऑफ बी डैश और वी बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो बी डैश लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो गया। बी डैश जो है वो एल ऑफ बी डैश जो है वो वी के भी बराबर है, अर्थात वी डैश के बराबर है। अर्थात बी डैश जो है वो वी डैश का आधार है। और अगर आधार है तो डायमेंशन ऑफ वी डैश
बराबर हो जाएगी n के, जो डायमेंशन ऑफ v के बराबर थी। अर्थात अगर दो तुल्यकारी हमारे पास सदिश समष्टियाँ हैं तो उनके आधार में अवयवों की संख्या समान आएगी। इसके बाद में हमें इसका विलोम भी सिद्ध करना है। हमें यह भी प्रूफ करना है कि अगर आधार में अवयवों की संख्या बराबर है किन्हीं दो सदिश समष्टियों में तो वो तुल्यकारी हैं। पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आगे का पार्ट करवा देता हूँ। विलोम करते हैं इसका। विलोम में हम मान के चलेंगे, माना डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ v डैश बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि v से v डैश v और v डैश हैं वो तुल्यकारी हैं। उसको सिद्ध करने के लिए माना v का आधार b बराबर α1 α2 अप टू αn और v डैश का आधार b डैश बराबर α1 डैश α2 डैश अप टू αn डैश है। अगर अल्फ़ा v का एलिमेंट है तो अल्फ़ा को a1 α1 से लेकर an α1 तक लिखा जा सकता है, और अगर अल्फ़ा डैश v डैश का एलिमेंट है तो अल्फ़ा डैश को a1 α1 डैश से लेकर an αn डैश तक लिखा जा सकता है। यानी v के प्रत्येक अवयव को b के लीनियर कम्बिनेशन और v डैश के प्रत्येक अवयव को b डैश के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तुल्यकारिता सिद्ध करने के लिए एक फलन परिभाषित करते हैं जो v से v डैश में परिभाषित है। कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि f ऑफ अल्फ़ा का जो मान है, f ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा v का कोई भी एक एलिमेंट है वो बराबर है v डैश के एलिमेंट के, और v डैश का कोई भी एलिमेंट हो उसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब a1 α1 डैश प्लस a2 α2 डैश अप टू an αn डैश के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि अल्फ़ा जो बराबर था वो लीनियर कम्बिनेशन था b के अवयवों का, अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं इसको कि f ऑफ अल्फ़ा बराबर f ऑफ a1 α1 से लेकर an αn बराबर होगा a1 α1 डैश से लेकर an αn डैश तक। हमें इस दिए गए फलन को अकेकी, आच्छादक और रेखिक रूपांतरण सिद्ध करना है। सबसे पहले हम पार्ट करते हैं अकेकी। अकेकी की कंडीशन क्या थी? अल्फ़ा और बीटा दो अवयव लेके चलेंगे हम। अल्फ़ा a1 α1 से लेकर an αn तक और बीटा b1 α1 से लेकर bn αn तक। हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं v से। इस केस को हम f ऑफ अल्फ़ा बराबर f ऑफ बीटा के रूप में लिखेंगे और हम प्रदर्शित करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा भी बराबर हैं। सिद्ध करने के लिए f ऑफ अल्फ़ा का मान a1 α1 से लेकर an αn बराबर होगा f ऑफ b1 α1 से लेकर bn αn के रूप में। यह α1 αn इसलिए लिया था क्योंकि ये v के अवयव हैं और v के अवयवों को आधार के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। कोई अन्य अवयव बनाना था तो गुणांक बदल जाएंगे, बस अवयव वही रहेंगे, बीटा मत लिख देना। हल करते हैं इसको। नियमानुसार ये बन जाएगा a1 अल्फ़ा डैश से लेकर an αn डैश तक, और ये बन जाएगा b1 α1 डैश से bn αn डैश तक। यहाँ पे नियमानुसार f ऑफ अल्फ़ा या ये जो मान था उसमें सिर्फ इतना ही अंतर आ रहा था, गुणांक वही थे, अवयव किसके आ रहे थे? b डैश के अवयवों का लीनियर कम्बिनेशन बन रहा था। उसी प्रकार से हमने उसको वापस परिभाषित कर दिया, गुणांकों को बदल दिया। इन सभी मान को इधर ले आते हैं। अगर सभी मान को इधर लाएंगे तो a1 माइनस b1 α1 डैश से लेकर an माइनस bn
अल्फा एन डैश बराबर 0 डैश बन जाएगा। और ये सभी लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है बी डैश का, और बी डैश क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर तभी आ सकता है बी डैश के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, बी डैश लीनियर इंडिपेंडेंट है। अतः ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a1 माइनस b1 0 हो, a2 माइनस b2 0 हो, अप टू an माइनस bn का मान भी 0 आए। इससे a1 बराबर आ जाएगा b1 के, a2 बराबर आ जाएगा b2 के, और an बराबर आ जाएगा bn के। अगर a1 b1 बराबर हैं, an bn बराबर हैं, इसका मतलब अल्फा और बीटा भी क्या हो जाएंगे हमारे पास? क्योंकि इनके गुणांक बराबर हैं इसलिए अल्फा और बीटा बराबर होंगे, अर्थात f अकेकी होगा। दूसरी कंडीशन आच्छादक। आच्छादक में हमारे पास क्या कंडीशन लेके चलते हैं? एक लाइन लिखनी होती है हमें किस प्रकार से कि यदि अल्फा डैश कोई भी v डैश का एलिमेंट है और अल्फा डैश बराबर है a1 अल्फा 1 डैश से लेकर an अल्फा n डैश तक, तो अल्फा एक v का एलिमेंट जहां अल्फा बराबर a1 अल्फा 1 से लेकर an अल्फा n तक इस प्रकार विद्यमान होगा कि f ऑफ अल्फा बराबर हो जाएगा सिग्मा ए आई अल्फा आई डैश के। मैंने उसको योग को डायरेक्ट लिख दिया सिग्मा ए आई अल्फा आई डैश। अतः f आच्छादक है, हकीकी भी है, आच्छादक भी है। एक कंडीशन और रह गई हमारी। कौन सी कंडीशन रह गई? रैखिक रूपांतरण। उस रैखिक रूपांतरण को और प्रूफ करवाता हूँ, पहले ये नोट कर लीजिए। लास्ट पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है इसमें कि जो f है वो रैखिक रूपांतरण है। रैखिक रूपांतरण सिद्ध करने के लिए माना अल्फा बराबर सिग्मा ए आई अल्फा आई और बीटा बराबर सिग्मा बी आई अल्फा आई के रूप में व्यक्त होता है, जहाँ अल्फा और बीटा वी के एलिमेंट्स हैं। तो उस स्थिति में एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा को हमें व्यक्त करना है। हमें यह लिखना है कि ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा के इक्वल है। प्रूफ करने के लिए एफ ऑफ ए इंटू अल्फा की वैल्यू सिग्मा ए आई अल्फा आई और बी सिग्मा बी आई अल्फा आई के रूप में लिखा जा सकता है। और सॉल्व करें इसको, ये लिखा जा सकता है ए इंटू ए आई अल्फा आई प्लस सिग्मा बी इंटू बी आई अल्फा आई के रूप में। जो हमारे पास पार्ट बनेगा सिग्मा ए आई प्लस बी इंटू बी आई ऑफ अल्फा आई, अर्थात ये जो मान है वो कुछ इस रूप में परिभाषित हो रहा है ए वन प्लस बी वन के साथ अल्फा वन अप टू ए एन प्लस बी एन के साथ में अल्फा एन के रूप में। और हमने जो फलन परिभाषित किया था उसके अनुसार जो इनके गुणांक होते हैं, अगर फलन को परिभाषित कर रहे हैं तो अल्फा वन अल्फा डैश में बदल जाता है और बाकी जो गुणांक होते हैं वो हमारे पास एज इट इज आ जाता है। अर्थात हम इसको ये लिख सकते हैं ए वन बी वन या बी आई अल्फा आई डैश के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसको अलग अलग करें तो ये लिखेंगे हम ए आई अल्फा आई डैश प्लस सिग्मा बी आई अल्फा आई डैश, जिसमें से ए अगर बाहर ले लें तो सिग्मा ए आई अल्फा आई डैश प्लस बी बाहर लेने पर सिग्मा बी आई अल्फा आई डैश के रूप में लिखा जाएगा, जो कि ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा के रूप में डिफाइंड होगा। और अगर ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा के रूप में लिख सकते हैं तो एफ रैखिक रूपांतरण है और एफ अकेकी था, आच्छादक है, रैखिक रूपांतरण है। तो उस स्थिति में v जो है वो तुल्यकारी होगा v डैश के। तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
या रैखिक रूपांतरण की प्रास समष्टि, कोई भी फलन v से v डैश में परिभाषित है तो v डैश के वे अवयव जो v से संबंध रखते हैं v डैश की प्रास कहलाती है या f की प्रास कहलाती है, और उसको हम प्रास समष्टि कहेंगे क्योंकि वो भी एक सदिश समष्टि को परिभाषित करती है। यानी इमेज ऑफ f जो सबसेट है v डैश का, या ये कह सकते हैं कि v के अवयवों का प्रतिबिंब हमारे पास किसी भी रैखिक रूपांतरण की प्रास समष्टि कहलाती है। परिभाषा लिख लीजिए। किसी फलन f में सदिश समष्टि v के अवयवों का प्रतिबिंब v के अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय f का प्रास कहलाता है। इसे R ऑफ f या इमेज ऑफ f से व्यक्त करते हैं, और इसका जो गणितीय सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, f ऑफ एल्फा जहां अल्फा v का अवयव है, यानी अल्फा का मान कोई भी v का अवयव लेने पर f ऑफ एल्फा का जो भी मान प्राप्त होता है ये v डैश से प्राप्त होगा हमेशा, और v डैश का जो भी अवयव प्राप्त होगा उसके समुच्चय को हम प्रास समुच्चय कहते हैं या प्रास समष्टि कहते हैं। और ये जो R ऑफ t है या इमेज ऑफ f है वो हमेशा सबसेट बनेगी v डैश की। उसके बाद में है रैखिक रूपांतरण की कोटि। डायमेंशन ऑफ RT जो होगा उसे हम रैखिक रूपांतरण की कोटि कहेंगे, क्योंकि ये भी एक सदिश समष्टि है, इसमें भी आधार होगा, उस आधार में अवयवों की संख्या जो भी आएगी उसे हम डायमेंशन ऑफ RT या कोटि कहेंगे। यहाँ पे लिख लो, RT कह दो चाहे RF कह दो, फलन जो परिभाषित किया उसके अनुसार है कि किसी सदिश समष्टि में रैखिक रूपांतरण के प्रास की विमा, सदिश समष्टि में रैखिक रूपांतरण के प्रास की विमा रैखिक रूपांतरण की कोटि कहलाती है। इसे डायमेंशन ऑफ RF से व्यक्त करेंगे, और इसको रो से भी लिखा जा सकता है, रो ऑफ f। अगर फलन f v से v डैश में परिभाषित है तो उसके जो प्रास है उसकी विमा जो होगी उसे हम रैखिक रूपांतरण की कोटि कहेंगे। डायमेंशन ऑफ RF को हम रो ऑफ f से भी व्यक्त करते हैं। शून्यता एक लास्ट टॉपिक रहा है, बाद में थ्योरम कर लेंगे कल। शून्यता देखो, हमने एक रैखिक रूपांतरण में शून्य समष्टि पढ़ी थी। शून्य समष्टि कर्नल ऑफ f जिसे कहते हैं। क्या था कर्नल ऑफ f? उन अवयवों का समुच्चय जिनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास जो बनता है, f ऑफ एल्फा का जो मान बनता है वो 0 डैश के बराबर हो, उसे हम कर्नल ऑफ f कहते हैं। और ये हमने सिद्ध किया था कि कर्नल ऑफ f जो होता है वो सदिश समष्टि होती है। अगर इस कर्नल ऑफ f की डायमेंशन निकाल दें, डायमेंशन ऑफ k से व्यक्त कर दें इसको, तो इस डायमेंशन ऑफ k को हम शून्यता कहते हैं। यानी किसी भी शून्य समष्टि की विमा, शून्य समष्टि परिभाषा लिख लो इसके, एक फलन f
V से V डैश में परिभाषित हो तो F के शून्य समष्टि की विमा F के शून्य समष्टि की विमा शून्यता कहलाती है। इसको डायमेंशन ऑफ NT से या सिग्मा से व्यक्त करेंगे। NF लिख दो इसको, क्योंकि हम F से व्यक्त कर रहे हैं, या सिग्मा F से व्यक्त करते हैं। तो कोई भी शून्य समष्टि है, उस शून्य समष्टि की जो विमा होगी उसे हम शून्यता कहते हैं। शून्यता कहते हैं।